के रखते हैं एक बैटरी में, तो सर आप लिखवाए थे इनफाइनाइट टाइम बाद उसका उसमें जीरो मतलब करंट फ्लो नहीं करता है सर, ऐसा क्यों होता है? रीजन भूल गए सर, लिखे भी नहीं स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? सर स्टेडी स्टेट का मतलब। मतलब, इक्विलिब्रियम है। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी चेंज अब ना हो। सही है, चार्ज कहीं मूव ना करे। याद कर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टेडी स्टेट क्या होता था? यस सर। तो नेचुरल है, अगर चार्ज मूव नहीं करेगा इसका मतलब है कैपेसिटर पे जो भी चार्ज है वो कांस्टेंट हो गया। सर तो आप जीरो क्यों करवाते थे उसको? मैंने कहीं जीरो नहीं कराया, कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। अच्छा सर चार्ज थोड़ी ठीक जीरो है। हो जाएगा। कैपेसिटर पे अगर चार्ज चेंज नहीं होगा इसका मतलब है उससे ना करंट आ रहा होगा ना करंट उससे निकल रहा होगा, तभी चार्ज कांस्टेंट होगा। वही समझाऊंगा मैं अभी, ये स्टेडी और ट्रांजिएंट एनालिसिस एक्चुअली वही है। देखते हैं, चलो समझ में आ अच्छा जाएगा। सर। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि एक कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये तो समझ सबको आती है, पहले से पता भी है, सर लेकिन आप अभी से स्टार्ट किए ना? हाँ। लेट्स से एक कैपेसिटर है बच्चों, और एक कैपेसिटर अनचार्ज्ड। कैपेसिटर क्या अनचार्ज्ड? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्चुअली एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा इस मोमेंट पे, इक्विवेलेंट। ऐसा क्यों? अगर कैपेसिटर पे चार्ज जीरो है तो अपन जानते हैं फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। अगर यही भाई साहब जीरो है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब क्या है? एक तरीके से स्ट्रेट वायर है, हाँ या ना? तो इसका मतलब है अगर कहीं पर भी कैपेसिटर आपको अनचार्ज्ड दिखा है, कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, अगले ही मोमेंट पे नेचुरल है करंट आ जाएगा, और करंट आ जाएगा तो चार्ज बढ़ जाएगा, फिर वो ऐसे बिहेव नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई अनचार्ज्ड कैपेसिटर है तो अनचार्ज्ड कैपेसिटर को क्या अपन एक स्ट्रेट वायर की तरह अज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इन डीसी सर्किट, जो भी अपन सर्किट्स पढ़ रहे हैं वो डीसी सर्किट ही है। एक दूसरा सर्किट होता है ऑल्टरनेटिंग सर्किट, वो बाद में आएगा। अभी जो भी अपनी, अभी जो भी पोर्शन चल रहा है वो सब डीसी सर्किट का ही है। इन डीसी सर्किट करंट विल बिकम जीरो, करंट विल बिकम जीरो इन स्टेडी स्टेट। इन दैट ब्रांच which contains कैपेसिटर। अब ये सिंगल हैंडेडली आपको समझा देगा ये स्टेटमेंट कि कहानी क्या है। डीसी सर्किट में करंट उस ब्रांच में जीरो हो जाएगा जिस ब्रांच में कैपेसिटर है स्टेडी स्टेट पे। एट स्टेडी स्टेट करंट विल बिकम जीरो इन दैट ब्रांच विच कंटेन्स कैपेसिटर स्ट्रेट अवे। और इसका लॉजिक मैंने बता दिया। अगर एक स्टेडी स्टेट आ चुकी, इसका मतलब है चार्जेस का मूवमेंट अब नहीं हो रहा। अगर चार्जेस का मूवमेंट नहीं हो रहा तो करंट हो ही नहीं सकता ना। स्टेडी स्टेट कैपेसिटर का है तो कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट हो चुका है, मतलब ना करंट उस पे आएगा ना करंट उससे जाएगा, क्योंकि करंट अगर कुछ भी हुआ तो चार्ज चेंज हो जाएगा, और अगर चार्ज चेंज हो गया तो काय का स्टेडी स्टेट? स्टेडी स्टेट का मतलब भी होता है कि चार्ज को कांस्टेंट होना। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर charge on the capacitor does not change abruptly, एकदम अचानक से चेंज नहीं होता, if there is resistor in its path। इन तीनों पॉइंट्स एक बार लिखो, फिर मैं एग्जांपल आपको बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्या थी सर? स्टडी क्या? वापस बोल, क्या सर बोल रहा है बेटा?
सर वो स्टेडी स्टेट तभी आएगा ना जब ईडी मतलब ईडी बैटरी का वोल्ट ई के बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। वो तो तब ना जब एक इंडिविजुअल बैटरी और एक इंडिविजुअल कैपेसिटर है। हाँ सर तब। लेकिन सर्किट में अब रजिस्टर भी आएंगे, बहुत कुछ होने वाला है अभी, तब जरूरी नहीं है ना। हाँ सर ठीक है। सेक्शन बी और सी अटेम्प्ट किए थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब नहीं बने थे। सर हम्म सेक्शन सी तो मतलब जिसमें वो था इक्विवेलेंट निकालना था उसका तो सारा ही बन गया ऑलमोस्ट, लेकिन सेक्शन बी में थोड़ा प्रॉब्लम आया। ठीक है। सर आपने नोट चेंज के आगे क्या लिखा है? कहाँ पे नॉट चेंज लिखा है? थर्ड पॉइंट में। एब्रप्टली, सडनली लिख ले की बात। चलिए, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इसको कॉपी कर लिए। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ। ये पहले ही बता चुका हूँ बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। जैसे अपने पास एक कैपेसिटर है ना, जो इनिशियली अनचार्ज था, और मैंने इसको t इक्वल टू 0 पे बंद कर दिया, कैपेसिटर C था। और दूसरा सेम केस है, कैपेसिटर है, अनचार्ज है, रेजिस्टर है, और ये केस है, इसको भी मैंने लेट्स से t इक्वल टू 0 पे बंद कर दिया। अब इन दोनों में होगा क्या? इस पे जो चार्ज है ना, ये जो 0,00 चार्ज जो दे रखा है, ये बहुत तेजी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीई EC, प्लस माइनस। EC प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये भी बहुत तेजी से EC प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। ये भी काफी फास्ट ही होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत स्लो होता है। लेकिन कंपेयर अगर करने बैठेंगे, कंपेयर मतलब ये तो लिटरली, ये वाला तो इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा। आपने t इक्वल टू 0 पे आपने स्विच क्लोज किया, और ऐसा समझ लो t इक्वल टू 0.000000000001 सेकंड पर तो ये काम तमाम कर देगा। समझ में आ गया? कैपेसिटर एकदम फटाक झटके से चार्ज हो जाएगा, एक ही झटके में। चार्ज कितना मिलेगा? EC, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द पाथ। ये वाले केस में कैपेसिटर पे चार्ज आएगा, ठीक है, नेचुरली कैपेसिटर पे चार्ज तो आएगा, लेकिन कैपेसिटर पे चार्ज आने में समय लगेगा। इनफैक्ट यहाँ पर बोलते हैं लॉन्ग टाइम आफ्टर। क्या बोलेंगे? काफी देर बाद, लॉन्ग टाइम आफ्टर। अब ये जो लॉन्ग टाइम है ना, थियोरेटिकली तो ये इनफाइनाइट टाइम, थियोरेटिकली तो इनफाइनाइट, आगे प्रूव करूंगा मैं इनफाइनाइट कैसे आ रहा है। लेकिन आप ऐसा समझ लो कि कुछ देर बाद ऑलमोस्ट वो 99.99% चार्ज हो जाएगा, उसको अपन लगभग बोल लेंगे फुल्ली चार्ज, ठीक है। और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इन दोनों में आप डिफरेंस समझो। कैपेसिटर दोनों ही अनचार्ज थे, बिल्कुल थे। दोनों को मैंने सेम बैटरी से कनेक्ट किया, एक में रास्ते में रजिस्टर था, एक के रास्ते में रजिस्टर नहीं था। दोनों की फाइनल डेस्टिनेशन सेम है, दोनों चार्ज एट द एंड जब भी स्टेडी स्टेट आएगा। अब मैं ये समझा रहा हूं, इंस्टेंटेनियसली स्टेडी स्टेट अराइव्स। समझ में आ रहा है? इसके पहले वाले केस में एकदम इंस्टेंटेनियसली स्टेडी स्टेट आ जाएगी, और लॉन्ग टाइम आफ्टर, मतलब स्टेडी स्टेट अराइव्स लॉन्ग टाइम आफ्टर। ऐसा लिख लो, स्टेडी स्टेट आफ्टर लॉन्ग टाइम। इस वाले केस में बहुत देर बाद स्टेडी स्टेट आएगी, इस वाले केस में इंस्टेंटेनियस आ जाएगी। लेकिन जब भी स्टेडी स्टेट आएगी, क्या मैं बोल सकता हूं दोनों केस में स्टेडी स्टेट पर करंट विल बी 0? यस और नो? यस सर। current has to be 0 at steady state, current has to be 0, because करंट ऐसा सर्किट में 0 नहीं है। बच्चों बहुत ढंग से सुनना, करंट कभी भी मैं स्टेडी स्टेट पे सर्किट में 0 नहीं बोल रहा हूं। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से पास होने वाला करंट 0 होगा। बात समझ में आ गई? इन दोनों में डिफरेंस है। अगर मान लो अभी इसके अंदर सर्किट में मैंने एक रजिस्टर और लगा दिया होता पैरेलल में, ऐसा कुछ कर दिया होता, तो उस ब्रांच में करंट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस ब्रांच में कैपेसिटर है, अब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आता है ना, क्या रजिस्टर कभी स्टेडी स्टेट में आता है क्या? रजिस्टर कभी नहीं आता। रजिस्टर में करंट जब चाहे पास करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटर में एक बार कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, फिर उसमें से करंट पास नहीं करेगा, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। इसको कॉपी करो।
क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सर ये एसएस क्या है? स्टेडी स्टेट। If capacitor is initially uncharged, find। आपको निकालना है बेटा। कि t इक्वल टू 0 प्लस और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा। इन्फिनिटी का मतलब है, जैसे यहाँ पर भी बोल रहा ना, एसएस आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो ये अपन इन्फिनिटी टाइम ही बोलते हैं। ये लॉन्ग टाइम मतलब इन्फिनिटी, लगभग इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा स्टेडी स्टेट आने में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखना, t इक्वल टू 0 पे आपसे काफी चीजें मांगी हुई है। t इक्वल टू 0 प्लस पे i1 i2 i3 है ना, i1 i2 i3 और कैपेसिटर पे चार्ज q। तो अब देखो ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, देखना जरा सब लोग ढंग से। अगला क्वेश्चन फिर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं। t इक्वल टू 0 प्लस, t इक्वल 0 प्लस का मतलब है कि आपने स्विच क्लोज कर दिया। स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद क्या मिलेगा, ठीक है। क्या स्विच क्लोज करते से ही आपको पता है कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, सही है। अभी आपको मैंने सिखाया कि t इक्वल टू 0 प्लस पे, या मतलब कैपेसिटर जब अनचार्ज होता है तो कैसे बिहेव करता है। क्या वो एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है? यस यस सर। अगर वो स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा तो क्या t इक्वल टू 0 प्लस वाले टाइम पे ये रजिस्टर शॉर्ट हो गया? यस सर, मतलब ही नहीं रहा। ढंग से देखो, t इक्वल टू 0 प्लस वाले टाइम पे, t इक्वल टू 0 प्लस पे ये ऑलमोस्ट अनचार्ज ही रहेगा, ठीक है। और ये कैसा बिहेव करेगा, एकदम से आप समझ लो उसको शॉर्ट कर दिया आपने, तो ये रजिस्टर शॉर्ट हो गया। ये रजिस्टर शॉर्ट होने का मतलब है कि क्या सारा करंट I1 वाला जो करंट है वो सिर्फ I3 में से पास कर जाएगा और I2 जीरो हो जाएगा। यस सर। आपको ये पहली प्रॉपर्टी याद करनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि अनचार्ज कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है, और एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है तो आपका काम हो गया। तो उस मोमेंट पे ये रजिस्टर तो शॉर्ट हो गया। अगर ये रजिस्टर शॉर्ट हो गया तो सारा करंट कहाँ से पास कर जाएगा, ऊपर वाले वायर से। ये रजिस्टर में से पास करेगा ही नहीं। तो कितना आ गया, ई बाई आर, और चार्ज तो जीरो ही था। यहाँ तक कहानी ठीक। कम ऑन, क्लियर एकदम एवरीवन? यस सर। यस अब सर। मैं बोलता हूँ कि t इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब स्टेडी स्टेट, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे और कुछ समझ आए ना आए, क्या i3 डेफिनेटली जीरो है? यस सर, उस ब्रांच में नहीं गया है। क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी लिखवाई मैंने कि अगर स्टेडी स्टेट आ जाता है तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट कभी नहीं जाता। अगर i3 जीरो है, कॉमन सेंस लगाना, तो ऑटोमेटिकली ये सर्किट सीरीज में आ गया। यस यस सर। यस तो क्या हो जाएगा बेटा, e बाई टू आर, e बाई टू आर, E/2R। बिल्कुल कॉमन सेंस। अब मुझे बताओ कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा स्टेडी स्टेट? सीई। ढंग से देखो, जल्दबाजी मत करो। जीरो। सर E-I1 × R × C। i1 पता है कि नहीं पता तेरे को? सर EC/2। हाँ, ये आंसर होगा। अरे मूर्खों, तुम ये देखो ना, अगर मुझे स्टेडी स्टेट पर इसके बीच पे चार्ज निकालना है, मतलब मुझे इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सी से मल्टीप्लाई करते ही चार्ज मिल जाएगा। मुझे बताओ स्टेडी स्टेट पर ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस E/2 आएगा ना, कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा ना, E-IR। E-IR करो या सीधा सीधा I2R करो ना। E-IR क्यों कर रहे हो बेवकूफों, सीधा I2R करो। यस सर भाई। यस सर। ठीक है, तो I2 × R करोगे तुमको डायरेक्ट दिख रहा है कि कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, E/2 आ गया। कहानी खत्म हो गई। क्लियर हुआ?
आपको कभी भी कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालोगे। तो स्टेडी स्टेट पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई थोड़ी ना है। क्या ये बैटरी जो है वो पूरी की पूरी इसके पैरेलल थोड़ी है, बीच में रेजिस्टर नहीं दिख रहा क्या? कहानी समझ में आई? यस सर। चलिए, ये क्वेश्चन हुआ, कॉपी करो इसको। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर नेचर का है, अब आपको करना है। If C is initially uncharged, then वापस सेम बॉडी बना रहा हूँ। करो बेटा। हो गया। हो गया? यस। यस सर। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो, t इक्वल टू 0 प्लस, बच्चों वापस सुनो, क्या ये एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा? यस। अगर ये स्ट्रेट वायर बन गया तो आप देखो ना जरा, सर्किट कैसा दिखेगा? क्या ये R और ये R दोनों पैरेलल हो सीरीज। जाएंगे? पैरेलल। यस सर। यस। ये R और ये R पैरेलल हो जाएंगे t इक्वल टू 0 प्लस के लिए। चेक करो, क्योंकि ये तो स्ट्रेट वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों पैरेलल, R के साथ क्या हो गया? सीरीज। तो पैरेलल मतलब R/2, तो कितना हो गया? 3R/2। और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2E/3R। 3R/2। बिल्कुल ठीक है, 2E/3R लिख लो बोले। तो ये तो हो गया I1। लेकिन वो तो उसका कोई यूज नहीं ना हुआ I2 वाला। किसका यूज नहीं हुआ? I2 वाला रेसिस्टर अगर होगा I2 वाला रजिस्टर होगा तो सर उसका यूज नहीं ना होगा, क्योंकि सर तो स्टेट वायर बन जाएगा अनचार्ज। वो थोड़ी बनेगा भाई। सर पहले सर्किट बना, तू बुद्धि मत चला जाता। अगर तूने कैपेसिटर को स्ट्रेट वायर बनाया है तब भी क्या है, R और R तो पैरेलल में है ना। ये जो मैंने दोनों सर्कल बना रखे हैं दोनों R पैरेलल में होंगे ना, जब ये कैपेसिटर हट जाएगा तो हाँ तो हाँ रोल तब क्यों तो नहीं आएगा? रोल तो डेफिनेटली आएगा। अभी जो 2E/3R आया, आपको दिख रहा है t इक्वल टू 0 प्लस की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम की बात मत सोचो। t इक्वल टू 0 प्लस पे ये वैसे भी स्ट्रेट वायर था, तो क्या ये जो I1 है वो दोनों में बट जाना चाहिए? तो यस सर। E/3R। यस सर। फुल्ली यस सर। और चार्ज जीरो था, वो तो जीरो ही था, उसमें कोई सोचना ही नहीं। तो t इक्वल टू 0 प्लस पे ये स्टोरी चलेगी, और इस बार कैपेसिटर में देख रहे हो, और
कैपेसिटर की पैरेलल ब्रांच, दोनों में करंट जा रहा है। कैपेसिटर ऊपर वाले क्वेश्चन में यही था, पहले वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, क्योंकि इस ब्रांच में कोई रजिस्टर नहीं था तो एक तरीके से इस कैपिटल आर को आपने शॉर्ट कर दिया। लेकिन इस बार इस ब्रांच में क्वेश्चन में कैपेसिटर के साथ सीरीज में एक रजिस्टर है, तो भले ही कैपेसिटर आपने स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया लेकिन स्टिल ये कैपिटल आर शॉर्ट थोड़ी हुआ। तो Yes. ये मेजर डिफरेंस है ऊपर वाले क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चन में। अब इसके बाद में इनफाइनाइट टाइम की बात कर रहा है। इनफाइनाइट टाइम पे और कुछ होना हो, i3 0 है, 100% श्योर, कोई Yes, दिमाग sir. लगाओ मत। i3 डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि i3 वो वाला करंट है जो कैपेसिटर से पास हो रहा है, तो कैपेसिटर में करंट तो 0 स्ट्रेट अवे। और अगर तीसरी ब्रांच खत्म हो गई तो क्या वापस सीरीज बन गया सर्किट, तो ये बन जाएगा E/2R, ये वापस बन गया E/2R। अब आप मुझे बताओ चार्ज कितना आएगा। EC/2. EC/2। बिल्कुल समझ में आने वाली बात, EC/2। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, हर चीज तो कैसे स्पून फीड करूं यार, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मजा आएगा। क्या बोल रहा हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन अगर क्लियर है तो नीचे वाला क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। t = 0 प्लस पे क्या स्टोरी चली, t = 0 प्लस पे कैपेसिटर को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया, और t =∞ पे कैपेसिटर को एक तरीके से ओपन सर्किट कर दिया आपने, एक तरीके से ओपन कर दिया, मतलब करंट पास करेगा ही नहीं वहां से, कैपेसिटर पे करंट पास नहीं करेगा। और इसका मतलब नया रेसिस्टर रहेगा तो वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा ना कैपेसिटर। क्या हो गया, कैपेसिटर के साथ अगर रेजिस्टेंस रहेगा रेसिस्टर तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। एक तो यार तब माइक इतना बेकार है, तेरी आवाज ही नहीं आती, खाली डिस्टरबेंस आता है। वापस बोल, क्या बोल रहा है, कैपेसिटर के साथ क्या। नहीं सर वही सर अब आया आवाज। हाँ बोल बोल वापस बोल। हाँ सर वो कैपेसिटर के साथ अगर रहेगा तो वो रेसिस्टर तो वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब समझ में आता है तेरे को। हाँ सर मतलब उसके थ्रू पास नहीं करेगा। नहीं होता है इसका मतलब, ये नहीं होता इसके थ्रू पास नहीं करेगा। किसी का भी शॉर्ट सर्किट का मतलब है कोई भी एलिमेंट है, मैं तेरे को बोलूँ कि तू ये है और तेरे को शॉर्ट करना है, इसका मतलब है तेरे दोनों हाथों को, दोनों एंड्स को इस तरीके से जोड़ लूं, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना। किसी भी चीज को शॉर्ट करने का मतलब है उसके दोनों एंड्स को एक स्ट्रेट वायर से कनेक्ट कर देना, उसको बोलते हैं शॉर्ट करना। अब तू सीरीज में लगाएगा और तू बोलता है कि सर इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा, क्या अबे बेवकूफ, सीरीज में शॉर्ट सर्किट कैसे होगा, शॉर्ट पैरेलल में होता है। हाँ यस सर समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी 4 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। इस पॉइंट को बोला गया है y, इस पॉइंट को बोला गया है x। ठीक है, पूछा है फाइंड vx माइनस vy एट स्टेडी स्टेट। देखो सोचो दिमाग लगाओ क्या करना है। स्टेडी स्टेट का मीनिंग आपको ऑलरेडी सब पता है, मैंने समझा दिया है पूरा स्टेडी स्टेट पर क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग सर्किट को एनालाइज करो, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। क्या करेंगे बताओ, समझ पा रहे हो। यस सर, Yes, sir. करंट आ जाएगा सर पहले करंट टू। डाल देंगे, फिर क्या आप रियलाइज कर रहे हो कि जो x वाली ब्रांच है, नीचे वाली ब्रांच में तो करंट जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। यस सर। है ना, और ऊपर वाली ब्रांच में करंट घूम रहा होगा, और ऊपर वाली ब्रांच में कितना करंट घूम रहा होगा, आई थिंक वो भी 2 आप लोगों ने एम्पियर। निकाल लिया होगा, कोई बड़ी 2 बात है नहीं। एम्पियर।
एग्जैक्टली। तो स्टेडी स्टेट पर जैसा मैंने एरो बनाया, आपको दिख रहा है कि एक ही लूप एक्टिव रहेगी, दूसरी लूप में तो करंट का होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऊपर वाले ब्रांच में तो कैपेसिटर ही कैपेसिटर है। चलिए, अगर मान लो ऊपर वाली ब्रांच में कोई रजिस्टर होता तो सर कौन सी ऊपर वाली ब्रांच? मतलब ऊपर, सॉरी, मतलब ये वाली ब्रांच में अगर एक रजिस्टर और होता, मान लो 10 ओम का, क्या इसका होना या ना होना कोई फर्क पड़ता? नो नहीं सर, सर, कैपेसिटर से जाएगा ही नहीं तो करंट उसमें आएगा ही नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये बात समझ लो, जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच में अगर रेजिस्टर होता भी है तो स्टेडी स्टेट पर उसका कोई रोल नहीं होगा। स्टेडी स्टेट वाले कैलकुलेशंस में उस रेजिस्टर का कोई रोल नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है, जिस ब्रांच में कैपेसिटर आ गया स्टेडी स्टेट में उस ब्रांच में करंट जाएगा नहीं। अगर उस ब्रांच में करंट जाएगा नहीं तो उस ब्रांच में रजिस्टर हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो अब देखो, अब मैंने लेट्स से इसको करंट आई बोल दिया, तो करंट आई की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। करंट आई हो गया आपका I इज इक्वल टू 24/12, मतलब हो गया 2 एम्पियर। करंट तो आ गया 2 एम्पियर। अब किसी भी पॉइंट को आप चाहो तो 0 वोल्ट मान लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। लेट्स से चलो मैं इस पॉइंट को 0 वोल्ट मान लेता हूँ, ठीक है। 0 वोल्ट किसको भी मान लो, क्या ही फर्क पड़ता है, अपन जानते हैं कि 0 किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं। इसको मैंने 0 पॉइंट मान लिया, बने रहना। अगर ये 0, इसको 0 मानने में थोड़ा नेगेटिव वैल्यू आएगा, छोड़ो, इसको 0 मान लेता हूँ, ठीक है। यस सर, वही मान। तो 24 वोल्ट इधर आ गया, है ना। और ये वाला कितना हो गया, करंट कितना था 2, तो ये 4 वोल्ट हो गया। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। यस सर। तो ये भी आ गया 4 वोल्ट पे, ये आ गया 24 वोल्ट पे। मैंने 0 उसी को माना, एज यू कैन सी। ये 24 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये पूरी स्टोरी बन गई। अब मुझे ये तो डायग्राम देखते ही पता लग गया कि पोटेंशियल वाई पर कितना होगा। क्या वी वाई की वैल्यू निकाल सकते हो? यस सर, 16। ठीक है, ये 24 है, करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो 24 माइनस 8, ये हो गया 16 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कैसे निकाला? अबे ये तो किरचॉफ करंट लॉ से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से निकाल लिया है। ये मत बोलना सर ये कैसे निकाला, तो भाई तुम्हारा करंट ही जरा ढीला है तो ये के चैप्टर में कैसे करोगे। अभी सिर्फ मैंने पोटेंशियल अज्यूम किया है 0 इस पर्टिकुलर जगह का, उसके अकॉर्डिंग मैंने वाई का वोल्टेज निकाल लिया। अब कोई बच्चा बोले सर मैंने तो 0 यहाँ पर माना था, तो उसके अकॉर्डिंग तो वाई का पोटेंशियल कुछ और आ रहा है। ऑब्वियसली आप जहां पे 0 मानोगे उसके अकॉर्डिंग वाई का पोटेंशियल आएगा, उसके अकॉर्डिंग एक्स का पोटेंशियल आएगा, लेकिन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। समझ में आया? क्वेश्चन में कहीं पर भी इसने ये नहीं पूछा ना कि फाइंड वी एक्स, नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वी एक्स तो अलग अलग पोटेंशियल मानकर अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, तो वी एक्स की वैल्यू कभी पूछेगा भी नहीं। वो हमेशा सर्किट में क्या पूछेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फिक्स होती है। बात समझ में आई? तो देखो, चलो देखो, तो वी वाई का वोल्टेज ये 24 था, तो नेचुरल है ये कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, तो 24 माइनस 8 16 वोल्ट हो गया ना। किसी को नहीं समझ में आया तो 2 इंटू 4 16 वोल्ट। तो वी वाई तो क्लियर। अब मुझे एक्स का वोल्टेज निकालना है, एक्स का पोटेंशियल निकालना है। तो क्या मैं देख सकता हूँ कि ये दोनों के दोनों सीरीज में है? इनवर्स रेशियो में बढ़ जाएगा। अरे हाँ सर, उससे हो जाएगा। ठीक है, अब जिस तरीके से चाहो तो कोई परेशानी। आप कैपेसिटेंस, ये मैंने क्वेश्चन क्लास में पहले करवा भी रखा है कि 2 कैपेसिटर हैं सीरीज में, वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जैसे ये 4 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट है, बने रहना। लेट से मैं इसका वोल्टेज बोलता हूँ V1, इसका वोल्टेज डिफरेंस बोलता हूँ V2, डिफरेंस बोल रहा हूँ। तो नाउ क्या V1/V2 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, इनवर्स रेशियो में, मतलब पहले तो डायरेक्ट रेशियो कितना है 2, मतलब रेशियो देख रहे हो ना। तो क्या कर लूं मैं, अगर रेशियो हो जाना चाहिए 1/2। 1/, नहीं एक मिनट, 1/2 नहीं, 1/3 यस 2/3 ना, 1/3 2/3। अरे अगर ये इनवर्स रेशियो मतलब क्या 1:2 में टूटेगा ना, V1/V2, ये 1/2 होगा। बिल्कुल ठीक यस है। सर, यही तो आएगा 1/2। अगर V1:V2 1:2 है, तो आप मुझे बताओ तो V1 का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, टोटल 20। पोटेंशियल डिफरेंस 20, तो 20 इंटू 1/3 कर दिया जाए। यस सर, यही है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है भाई? ये बेसिक चीज मैं बोल रहा हूँ, खाली पोटेंशियल हाँ डिफरेंस सर, आ गया। टोटल है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बच्चे, 20 वोल्ट। 20 वोल्ट को मुझे 1:2 में तोड़ना है, 20 वोल्ट को 1:2 में तोड़ना है, तो 1:2 में तोड़ दिया, तो कितना आ गया, ये 1/3, एंड V2 विल बी 20 इंटू 2/3। अब V1 किसके बराबर है,
व्हाट इज 24 माइनस Vx 24 माइनस Vx, से ध्यान रहे, और V1 की वैल्यू आ चुकी है 20/3, ये 24 माइनस Vx, तो देयरफॉर Vx की वैल्यू आ गई 24 माइनस 20/3, ये आ गया 52/3 72, 52/3, 52/3 वोल्ट, ये आ गया आपका Vx। Vy आपको ऑलरेडी मिल चुका था 16, तो देयरफॉर Vx माइनस Vy की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 16 माइनस 52/3, शायद नेगेटिव में आ रहा है माइनस 4/3 वोल्ट। 4/3 है, पॉजिटिव नेगेटिव है कहाँ से? क्वेश्चन समझ में आया क्या किया? इन सर्किट्स के अंदर वापस समझाता हूँ, एक बार ढंग से सुनना, ऐसे प्रॉब्लम्स अभी आएंगे आपकी शीट में भी, इस तरह के प्रॉब्लम्स थे जो आप लोगों को शायद नहीं बने होंगे, क्योंकि रजिस्टर अभी तक अपन ने सॉल्व नहीं किया था। तो अब मैंने सर्किट में रजिस्टर ले लिया, रजिस्टर और कैपेसिटर कभी सर्किट में आ जाए और स्टेडी स्टेट की बात की जाए, तो स्टेडी स्टेट पर हमेशा ध्यान रहे कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट को अपन नहीं जाने देंगे। अगर कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा तो बचे हुए रेजिस्टर्स में से करंट जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि हाँ यार ऊपर वाली लूप में करंट जा पा रहा है, तो वहां से करंट की वैल्यू निकाल ली और वाई का पोटेंशियल निकाल लिया। प्लीज ध्यान रहे वाई का पोटेंशियल 16 वोल्ट हर केस में नहीं आएगा, ये सिर्फ तब आएगा जब मैंने इसका पोटेंशियल 0 माना है, तब आएगा वाई का पोटेंशियल 16, ठीक है। और किसी बच्चे ने अगर इस जगह का 0 वोल्ट मान लिया तो उसके अकॉर्डिंग वाई का अलग वैल्यू आएगा, एक्स का अलग वैल्यू आएगा, लेकिन आप नोट करना पोटेंशियल डिफरेंस वापस सेम ही आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी अज्यूम कर लो, हमेशा -4/3 वोल्ट ही आना है। आपने ठीक है, उल्टा लिख दिया सर, Vx कहाँ माइनस क्या उल्टा लिखा? लास्ट में। मैंने कहाँ उल्टा लिखा, समझ नहीं आया मुझे। Vx माइनस सर Vx क्वेश्चन में Vx माइनस Vy पूछा है क्या? ओके, उल्टा पूछा, सॉरी। तो 52/3 माइनस 16, ओके, फिर तो प्लस में आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर, आ गया ना। सर ये इनवर्स रेशियो सही है क्या? क्यों, क्या हुआ? सर इनवर्स रेशियो वही ना, मतलब सामने वाले का अपॉन टोटल इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ इनवर्स रेशियो है, तुम तो देख लो V1/V2 का डायरेक्ट रेशियो क्या होता, 2:1 होता कि नहीं होता? 1:2 इनवर्स होता ना सर, V1 और V2 का दोनों। डायरेक्ट रेशियो 2:1 है ना, दोनों कैपेसिटर यस का। सर, यस सर। तो और मैंने बताया कि कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो के प्रोपोर्शन में होता है, तो नेचुरल है। आप क्या करोगे, V1/V2 सीधा हाफ के बराबर हो गया, 1:2 हो गया यस ना। सर। क्या परेशानी, सही तो है। हाँ सर सही। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे। सर्किट को देख के डरने का नहीं, सर्किट को देखकर खाली आपको ये सोचना है कि यार कुछ कुछ कैपेसिटर्स हैं वो तो बेकार हो जाएंगे, जो कैपेसिटर बेकार हैं उसको हटा दो, सर्किट खुद ही सॉल्व हो जाएगा। एज यू कैन सी इस बार मैंने 3 लूप बना रखे हैं आपके सामने, 10 वोल्ट, 1 ओम, 4 माइक्रोफेरेड, 1 ओम, 1 ओम, 2 माइक्रोफेरेड, 20 वोल्ट, 2, ठीक है। ये इतनी बड़ी सर्किट है और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन capacitors at steady state, that is पूछा है चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड अपॉन चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड का वैल्यू निकालने को बोला है। सर्किट में कैपेसिटर्स हैं 2, रेजिस्टर्स हैं कई सारे, बैटरीज हैं, देखो सोचो। सर ये नीचे वाला कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड है। हम्म
बड़ी सर्किट पे ध्यान दो, कैपेसिटर तो वैसे ही बेकार हो जाएंगे, कैपेसिटर तो वैसे ही बेकार है। सारे मतलब रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे। हाँ गुड। हाँ सर, सारे चलो रेजिस्टेंस। देखो, ये कैपेसिटर में चार्ज आना नहीं है, तो मतलब जैसे मान लो कि करंट कुछ फ्लो कर रहा है, तो उधर जाएगा नहीं, इधर जाएगा, नीचे जाएगा नहीं, इधर सर जाएगा, 4 आएगा क्या आंसर? इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसा है। आंसर क्या है? 4? यस। नहीं, गड़बड़ है, 4 नहीं। चलिए, तो एज यू कैन सी, ये ब्रांच में और ये ब्रांच में करंट जाएगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली खुद ही सोचो ना यार, पूरा सर्किट तो सीरीज बन गया। ठीक है, करंट फ्लो कर सकता है सर्किट में। अब मुझे बताओ डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज होगा सर, 20 वोल्ट का ज्यादा पावर। क्लॉकवाइज। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि 20 वोल्ट सर्किट सीरीज में है, सर्किट सीरीज में है। 10 वोल्ट 20 वोल्ट दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, एज यू कैन सी। 20 वोल्ट चाह रहा है क्लॉकवाइज घूमे, 10 वोल्ट चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूमे। चलेगी किसकी? 20 वोल्ट की, मतलब सर करंट दौड़ेगा इस तरीके से। हालांकि इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा, आंसर तो ऑलमोस्ट वैसे सेम ही आ जाएगा, बट जस्ट इन केस, बट अपन ऑब्वियसली करेंगे तो सही से करेंगे। करंट आया इस तरीके का और पूरा सर्किट सीरीज है, तो क्या यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो करंट आ गया 10/5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। फिर से करंट आ गया 2 एम्पियर। करंट आया 2 एम्पियर। अब मुझे एक एक करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बने रहना। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का मतलब है मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो अब बहुत सिंपल सा सवाल है यार, खाली आपको केवीएल लगा के पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना है। करंट कितना जा रहा है? यस। 2 एम्पियर। करंट जा रहा है 2 एम्पियर। तो आप मुझे बताओ, चलो मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लेट्स से ये ए पॉइंट है और लेट्स से ये बी पॉइंट है, बने रहना। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या वही 4 माइक्रोफैरेड के बीच में होगा? यस सर, हाँ सही है। सर। बिल्कुल, है ना? ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा यार? 4 क्लियर कट दिख वोल्ट। रहा है। करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो इधर 2 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 4 वोल्ट हो गया। सही बात। Yes, sir. तो क्या मैं लिख सकता हूँ सीधे सीधे, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड शुड बी इक्वल टू कैपेसिटेंस CV, तो 4 माइक्रोफैरेड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस या VAB। VAB आपको दिख रहा है 4 है, तो कितना हो गया? 16 माइक्रोकूलम। तो 4 माइक्रोफैरेड क्या करो, डायरेक्ट आ गया। अब वैसे ही अगर मैं इस पॉइंट को लेट से C बोल देता हूँ और इस पॉइंट को लेट से D बोल देता हूँ, तो अब आप मुझे बताओ, क्या आप VC और करंट जाएगा तो -2 + 20 इक्वल टू VD लिख दोगे? यस सर, यही आएगा। तो VC - VD कितना हो गया? या जो भी, अपने को तो मॉड से मतलब है। VC - VD कितना हो गया? ये हो गया 18 वोल्ट आ गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड, ये हो जाना चाहिए 2 माइक्रोफैरेड इनटू 18, मतलब 36 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन खत्म, रेशियो ले लो, आ गया आंसर 4/9। देखो, आपको पोटेंशियल तो डिफरेंस ही तो पूरा चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर ही लग रहा है। हाँ बिल्कुल वही चलेगा, अभी तो स्टेडी स्टेट चल रहा है ना, इसलिए थोड़ी देर बाद ट्रांजिएंट स्टेट आएगा, तब करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगा, तब इस चैप्टर के काफी फीचर्स लग जाएंगे। तो अब इसके अंदर हुआ क्या? तो यही तो है, कैपेसिटर जो है ये पूरा परफेक्ट सा मिक्स है। किसका मिक्स है? आप अगर अपने एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो एनसीईआरटी में तो करंट और कैपेसिटर एक ही चैप्टर में डाल रखे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक ही चैप्टर है। तो अब आपको भी फीलिंग आ रही है, इसलिए तो करंट करंट ही लग रहा है पूरा। और जो इसका स्टार्टिंग का पोर्शन था, जब मैंने चैप्टर चालू किया था, तब आपको ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लग रहा था। तो ये कैपेसिटर अजीब सा मिक्स है, दोनों चैप्टर का कुछ मिक्सचर है। कई किताबों में, स्टैंडर्ड किताबें जो होती हैं आपकी रेफरेंस किताबों में, कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मिक्स करके देते हैं। ठीक है, कई किताबों में करंट और कैपेसिटर को मिक्स करके देते हैं। अपन ने तो क्या कर दिया, तीनों को अलग अलग पढ़ लिया। ठीक है, करंट पहले पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग से पढ़ लिया, अब कैपेसिटर पर आए हैं और कैपेसिटर को पूरा सॉल्व करके देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी सर्किट्स हैं, सर्किट्स के अंदर तो नेचुरल है, जो करंट में अपन ने सीखा है उसको तो अप्लाई करना ही करना। चलो आगे बढ़े, कॉपी किया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर एक मिनट थोड़ा ऊपर कर। तो पिछला क्वेश्चन में 20 वोल्ट वाला बैटरी के ऊपर 0 मान सकते थे और x माइनस आई इंटू 1 इक्वल टू 0 भी तो कर सकते थे ना। 20 वाले वोल्ट के अक्रॉस क्या करना था? 20 वोल्ट वाला बैटरी के जो बी पॉइंट है उसको हम 0 मान लिया और फिर VC हाँ माइनस 2 इज कर इक्वल ले, टू 0 कर ये दिया। कर ले एक ही बात। इस बार 2 स्विच दे रखे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है स्विच S1 remains closed for a long time and S2 remains open। ठीक है, S1 को बहुत टाइम से क्लोज रखा हुआ है, S2 को ओपन रखा हुआ है, सर्किट अपने स्टेडी स्टेट में भली पहुंच गई होगी। फिर पूछा है फाइंड आउट करंट थ्रू द कैपेसिटर just after S2 is closed and S1 is opened। Also find charge on capacitor long time after doing so। अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं क्या करना है, जरा ढंग से देखना। S1 को बहुत टाइम तक क्लोज रखा है, S2 को ओपन रखा है। बच्चों ध्यान देना, S1 को बहुत टाइम तक क्लोज रखा है, S2 को ओपन रखा है। मतलब क्या मैं मान सकता हूं कि पहले वाला लूप स्टेडी स्टेट में आ चुका हो? सही है, क्योंकि S1 को रिमेन्स क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखा हुआ है। तो अगर S1 बंद था, इसका मतलब है ये जो पहला वाला लूप है, ये वाला लूप, ये स्टेडी स्टेट में आ चुका है। इसका मतलब है कैपेसिटर पे ऑलरेडी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 जहां पर, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, S1 को क्लोज रखा है, इसका मतलब है ये सिस्टम स्टेडी स्टेट पे, इसका मतलब इस पर ऑलरेडी चार्ज EC होगा, प्लस माइनस आराम से बैठा है, कैपेसिटर में कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा। सर्किट 2, ये जो लूप 2 है उसमें तो वैसे करंट नहीं होगा क्योंकि S2 ओपन है। लेकिन सर्किट क्या समझ में आ रहा है, लूप 1 में भी करंट नहीं होगा क्योंकि लूप 1 स्टेडी स्टेट में आ चुका है। यस सर। ये कहानी समझ में आती है सबको? यस यस सर। सर। मतलब जब ये बोला है ना स्विच S1 रिमेन्स क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, S2 रिमेन्स ओपन, खाली अगर मैं पहले वाले स्टेटमेंट फोकस करूं तो पहले वाले स्टेटमेंट से इन्होंने ये बता दिया कि आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज बैठा हुआ है ना। लूप 1 में कोई करंट पास नहीं कर रहा, लूप 2 में तो करंट पास कर ही नहीं सकता क्योंकि S2 वैसे ही ओपन था। अब क्या किया, एकदम से S1 को कर दिया ओपन, S2 को कर दिया क्लोज। ठीक है, लेट्स से t इक्वल टू 0 पे ही अपन ने अब S2 को क्लोज किया, S1 को ओपन किया। अब आपसे बोल रहा है जैसे ही ये हरकत की उसके बाद आपको बताना है कि बताइए कितना करंट पास करेगा स्विच S2 में से अगर मैंने अचानक से S2 को क्लोज कर दिया और S1 को ओपन कर दिया। क्वेश्चन का मीनिंग तो समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर। सर। ठीक है, S2 को क्लोज कर दिया, S1 को ओपन कर दिया। अब आपसे पूछा है जैसे ही मैं ऐसा करूंगा बताओ कितना करंट है जो स्विच 2 से पास करेगा। अब देखना, दिमाग लगाना। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवा रखी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, सब पढ़ो। प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ेंगे सब लोग, आपकी किताब में मैंने लिखवाई है अभी, जब आज चालू हुआ था, लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो, यस सर। है ना। मैंने बोला था कि चार्ज कैपेसिटर पे अचानक से चेंज नहीं होता अगर रेजिस्टर होता है रास्ते में। तो अगर रेजिस्टर होता है रास्ते में तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली सर्किट में रेजिस्टर है यहाँ पे तो, और कैपेसिटर पे चार्ज एकदम से चेंज नहीं होता। ये बिल्कुल वैसी कहानी है, आपको थोड़ा आपको याद दिलाऊं, जैसे स्प्रिंग का फोर्स नहीं होता, याद है न्यूटन लॉ के अंदर अपन यस सर। स्प्रिंग फोर्स पढ़ते थे, अपन यस बोलते थे सर, कि काट देता अचानक है। अचानक से किसी रस्सी को काट दिया ना, ये कर दिया ना, वो कर दिया। अपन क्या बोलते थे कि अचानक से
स्प्रिंग का फोर्स चेंज नहीं होता, एब्रप्टली चेंज नहीं होता। बिल्कुल उसी लॉजिक से ऐसा समझ लो कि कैपेसिटर भी कुछ उस तरह का ही प्राणी है। कैपेसिटर में अचानक से चार्ज चेंज नहीं होता, ये बात ध्यान रहे। तो अब देखो सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं मैं, बने रहना। क्वेश्चन तो वो था ही जो ठीक है। अब आपको खाली इस सर्किट पे फोकस करना है। ये आपने बना दिया 2R, ये है आपका बैटरी है शायद 2E, ठीक है। और ये अपना कैपेसिटर है ही सही, और ये कैपेसिटर है EC प्लस माइनस, चार्ज लेके बैठा है। और लेट्स से मैंने S2 को क्लोज कर दिया। अब जरा कॉमन सेंस लगाना, अगर मैं इस पॉइंट को 0 बोलता हूँ तो क्या ये ऑब्वियसली 2E होगा, ये भी 2E होगा। और क्योंकि इसका चार्ज चेंज नहीं होगा ना, इंस्टेंटेनियस का चार्ज चेंज नहीं होगा, तो क्या आप बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ पर जाने पर इसका कैपेसिटेंस C है, बने रहना। तो क्या पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, चेक करके बताओ। अरे इस कैपेसिटर के अक्रॉस Yes, sir. यस पोटेंशियल सर। डिफरेंस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, चार्ज अपॉन C होगा ना। ई ठीक है, आएगा सर। और अपन नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा V जो होना चाहिए वो इस मोमेंट पे E के बराबर होगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, और क्या मैं नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा हूँ, मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा, तो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल एट T इक्वल टू जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, जस्ट आफ्टर वाला ये डायग्राम बनेगा। Yes, sir. यस सर। और करंट मिल गया ना बेटा, कितना आ गया 3E/2R। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, कैपेसिटर का चार्ज। ई वाला एक बार बता दीजिए। अगर इसका पोटेंशियल 2E है और तुझे कैपेसिटर से कैपेसिटर में जंप करना है, क्या कैपेसिटर पे चार्ज है, नेचुरली है। अगर कैपेसिटर में चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, होगा। कैपेसिटर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। चार्ज कितना है EC, तो पोटेंशियल डिफरेंस E आ गया। Yes, sir. हाँ कट जाएगा. हाँ सर। और अगर तू नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, तो 2E से पोटेंशियल बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, E बढ़ाना है, तो ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल 3E आ गया ना। यस, यस। समझ. ठीक है, प्लीज माइक्रोफोन म्यूट रखो। तो आपसे पूछा गया था कि जस्ट आफ्टर बताओ कितना करंट पास करेगा स्विच में से, तो करंट मिल गया ना 3/2R। अब इसके बाद बोला लॉन्ग टाइम आफ्टर, साथ साथ में ये भी चीज पूछी है। अब दिमाग चलाओ, लॉन्ग टाइम आफ्टर पे क्या स्टोरी चलने वाली है, क्या लॉन्ग टाइम टाइम आफ्टर में इक्वल्स सर्किट, टू इनफाइनाइट हो जाएगा सर। क्या लॉन्ग टाइम आफ्टर में करंट पास ही नहीं करेगा। यस सर, जीरो हो यस जाएगा। सर। हाँ सर। ठीक है, लॉन्ग टाइम आफ्टर में आपको वैसे ही पता है स्टोरी के, करंट ही भाई साहब जीरो हो जाता है। अगर करंट ही जीरो हो जाता है, अब आपसे पूछा है बताओ कितना कैपेसिटेंस, ये जो कैपेसिटर C है, बताओ इस पे कितना चार्ज होगा। तो अगर ये 0 है, ये 2E है, बने रहना। और रजिस्टर में तो करंट है ही नहीं, करंट नहीं है तो ये भी 0 पर आ गया, ये 2E पर आ गया, तो क्या इस पे चार्ज आ गया 2EC Yes, sir. प्लस माइनस। यस सर। हो गया क्वेश्चन खत्म, और क्या, डन हो गया, अपन ने कर लिया। मेरे जब शीट में पढ़े थे लगा था हो गया ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत। सर वो पोलैरिटी कैसे चेंज हो गई सर कैपेसिटर? पोलैरिटी कैसे चेंज होती है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग होती है ना। हायर पोटेंशियल बैटरी कौन के सा है, हिसाब से। हायर पोटेंशियल कौन सा है, नीचे वाला प्लेट या ऊपर वाला प्लेट। सर नीचे वाला. तो बेटा जो हायर पोटेंशियल पे वो पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव। पल्ले पड़ा, आया समझ। Yes, sir. जस्ट आफ्टर वाले केस में आपको एक बात याद रखनी है, कैपेसिटर का चार्ज अचानक से चेंज नहीं होता। लॉन्ग टाइम आफ्टर में बात याद रखनी है कि कैपेसिटर में से पास होने वाला करंट 0 हो जाता है। अगर कैपेसिटर से पास होने वाला करंट 0 हो जाता है तो यहाँ पे तो एक ही लूप है। आप बोले सर दूसरी लूप का क्या करो, अबे दूसरी लूप तो ओपन है ना, S1 तो ओपन कर रखा है ना, उधर तो करंट जाएगा ही नहीं। सही है। Yes, sir. सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए क्वेश्चन सर एक बार.
चलिए, इसी में अगर मैं पूछूं आपसे, इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड heat produced in circuit after S2 is closed. करो बच्चों। सर इमीडिएटली आफ्टर। सर वो तो अबे हीट प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली आफ्टर क्या होती है बेवकूफ? आफ्टर S2 is closed मतलब पूरे स्टेडी स्टेट तक, टिल स्टेडी स्टेट। हीट अचानक से नहीं निकलती है, हीट निकलती रहती सर है। बोलो। सर वो जो ऊपर वाला सर्किट है सर एक बार समझा देंगे, वो समझ नहीं आया था सर। ऊपर वाले सर्किट में मैंने तो पोटेंशियल माना 0, तो नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 2E, ये वाला भी हो गया 2E। अब खेल है कि इसका पोटेंशियल कैसे निकाला। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये तो पता ही है कैपेसिटर का चार्ज अचानक से चेंज नहीं होता और कैपेसिटर पे चार्ज है EC। तो मुझे बताओ डेल्टा वी क्या लिखते हो? Q अपॉन सी, चार्ज है EC, EC अपॉन सी, तो पोटेंशियल डिफरेंस E आ गया ना। ओ यस सर, यस सर, यस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस E आ गया, इसका मतलब है आपको तो खाली जंप करना है। नीचे वाले का 2E था तो ऊपर वाले का 3E होगा, तभी ना पोटेंशियल डिफरेंस E आएगा। यस सर। सर वो हमें बस। इसी दिया हुआ था। अरे बेवकूफ, ये तो बताया ना मैंने पहले ही कि ये वाला सर्किट पहले ही स्टेडी स्टेट में था। ये वाला लूप अगर स्टेडी स्टेट में था तो इस पे चार्ज EC था ही ना। यस सर, यस। पहली लाइन का मैंने मीनिंग 2 बार तो बताया यार, पता नहीं सोता है क्या करता है। पहली लाइन में का मीनिंग यही निकालना है कि पहली वाली लूप ऑलरेडी स्टेडी स्टेट में थी। स्टेडी स्टेट में थी मतलब है कैपेसिटर पहले से चार्ज बैठा है। कितना चार्ज बैठा है? इस बैटरी के अकॉर्डिंग चार्ज बैठा है, तो EC चार्ज बैठा होगा पहले से ही वो। सर 2E स्क्वायर सी। सर 3C²/2। सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे पास आंसर नहीं है तो मैंने ऐसे सोचा है। सर एक बात बताइए सर, इसमें चार्ज तो होगा ना सर ऊपर वाले में, दोनों में? ऊपर वाले में दोनों में मतलब कैपेसिटर में चार्ज तो होगा ना? देखो दोनों और डायग्राम लॉन्ग में टाइम चार्ज, और जस्ट आफ्टर में? दोनों डायग्राम में तो E² चार्ज दिख C। नहीं रहा है क्या? कैसा सवाल है ये? तो डायग्राम में नहीं दिख रहा है चार्ज। हाँ सर मेरे को दिख रहा है, तो मैं कंफर्म के लिए पूछा, होगा ना? हाँ ना भाई, होगा ना, चार्ज क्यों नहीं होगा? चार्ज है तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो ध्यान देते हैं। अब आप इस सर्किट पे ध्यान दो। S2 क्लोज करने के बाद में जो दुनिया यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, करेक्ट? जैसे ही S2 को क्लोज करूंगा, आपने देखा कि कैपेसिटर पे इतना कुछ चार्ज है और स्टेडी स्टेट जब वापस आएगा तब इस तरह का सिस्टम दिखेगा। तो वर्क डन आपको बताया था, हीट प्रोड्यूस लिखने का तरीका क्या होता है। वर्क डन बाय वर्क ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी लिख लो, एक्सटर्नल एजेंट तो कुछ है ही नहीं। वर्क डन बाय बैटरी प्लस UI इज इक्वल टू UF प्लस हीट। ये स्टोरी चलती है। बैटरी कितना वर्क करेगा, आप थोड़ा दिमाग चलाओगे ढंग से तो आप देखो जरा, नीचे वाली प्लेट पर कितना चार्ज था? -EC पहले, -EC। और बाद में कितना हो गया? +2EC। इसका मतलब है क्या सर्किट में तुम्हें समझ में आ रहा है? 3EC चार्ज दौड़ गया होगा। यस सर। तो वर्क डन बाय बैटरी विल बी 2E इंटू 3EC। यही तो बात है मेन। जो छोटी मोटी चीजें अभी भूल जाते हो, पहले भी सिखा रखा है मैंने। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी वो तो आपको दिख ही रहा है, हाफ, या चाहो तो CE² अपॉन 2C। पहले चार्ज पता है ना अपने को, EC था, तो Q²/2C कर लिया। UF फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? फाइनली चार्ज पता है ना, तो 2EC² अपॉन 2C फिर से कर दो, प्लस हीट। यहाँ से सॉल्व करके जो भी आंसर आए करेक्ट है। यही छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब ये सिखा रखी है सब मैंने। अब नहीं आ रहा है तो अब उसका तो हम क्या करें, लेकिन कॉमन सेंस लगाओ, आ रहा है आंसर। यहाँ से जो भी कैलकुलेशन है वो आप लोग देख लेना, यहाँ से हीट आ जाएगी। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए, नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब हेडिंग डालेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस का मतलब है
फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, किसी भी टाइम टी पर क्या हो रहा होगा उसकी बात करनी है। ट्रांजिएंट का मतलब है प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा होगा। जैसे कि अपन जानते हैं कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है, बने रहना है कैपेसिटर, एक रेजिस्टर और एक बैटरी, ई सी आर ये सब है मान लो। सुनना, अपन ये जानते हैं यार कि एट स्टेडी स्टेट, जब भी स्टेडी स्टेट आएगा क्या इस पे ईसी चार्ज होगा प्लस माइनस, उस टाइम पे करंट जीरो हो जाएगा, ये सब चीजें अपन जानते हैं। लेकिन स्टेडी स्टेट तक पहुंचने में समय तो लगेगा। तो किसी भी समय पे सर्किट के अंदर क्या हो रहा होगा अगर वो पता लगाना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस देखते हैं, फंक्शन ऑफ टाइम देखते हैं, सर्किट में क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ। ठीक है, पहला है चार्जिंग, है ना, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ट्रांजिएंट एनालिसिस दो दो टुकड़ों में टूटा हुआ है। पहला टुकड़ा है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसके बाद में डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी आएगा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है, एक बैटरी है, और लेट से t इक्वल टू 0 पे अपन ने सर्किट कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था। मैं डेरिवेशन अनचार्ज के लिए कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में आपके सामने जो क्वेश्चन आए उसमें कैपेसिटर पहले से चार्ज हो सकता है। तो उस केस में क्या चेंज आएगा मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ लिमिट चेंज होगी, बाकी सब वैसे ही चलेगा। चलिए अब देखो जरा, कैपेसिटर अनचार्ज था, रेजिस्टर था, ई था, आपको ऑलरेडी पता है स्टेडी स्टेट पर क्या होने वाला है, लेकिन अब अपने को किसी भी टाइम टी पर पता लगाना है। क्या लगाना है, किसी भी टाइम टी पर पता लगाना है। तो लेट्स से at any time t, at any time t, एनी टाइम t सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, सर्किट में क्या हो रहा होगा। एज यू कैन सी, क्या सर्किट में करंट दौड़ना चाहिए आई, है ना, और इस कैपेसिटर पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, लेट्स से प्लस क्यू, प्लस माइनस चार्ज आएगा। इस तरीके से मैंने सर्किट बना दिया, बने रहना। मैंने स्मॉल क्यू माना है और क्यू मैंने लेफ्ट वाली प्लेट को प्लस माना है, देख सकते हो, क्योंकि करंट एंटर कर रहा है, हाँ या ना, करंट एंटर कर रहा है, यस Yes. लेफ्ट लेफ्ट वाली प्लेट में करंट एंटर कर रहा है। मैंने आपको पास्ट में ही बताया था, लेकिन तुम्हारी क्योंकि याद शक्ति बहुत कम है तो वापस बता देता हूँ। लेफ्ट वाली प्लेट में करंट एंटर करेगा तो हमेशा ध्यान रहे उस वाली, जिस प्लेट में करंट एंटर करता है उसको अपन पॉजिटिव साइन अलॉट करेंगे, दूसरे को माइनस। तो क्या मैं यहाँ पर क्लियरली एक चीज देख के ही बोल सकता हूँ कि जो करंट होना चाहिए वो डी क्यू बाई डी टी होना चाहिए। यस सर। नेचुरल है करंट, क्या चार्ज बढ़ रहा है टाइम के साथ, यस, और कौन बढ़ा रहा है, करंट ही तो बढ़ा रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी वही करंट है, मतलब सिंपल है। अब मैं लगा रहा हूं यहाँ पे केवीएल, अप्लाइंग केवीएल। जैसे मैं केवीएल लगाऊंगा, कहीं से भी स्टार्ट करो, लेट से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 0 वोल्ट मान के, क्या लिखूंगा, ई माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। अब बोला माइनस क्यू बाई सी क्यों किया, ये मैंने पहले भी सिखा चुका हूँ। क्या मैं यहाँ से यहाँ जंप कर रहा हूँ, यस सर, पॉजिटिव से नेगेटिव तो माइनस है। यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो नेचुरल है माइनस क्यू बाई सी करूंगा। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बन गई ई माइनस आई आर इक्वल टू क्यू बाई सी, है ना, और चलो ठीक है, इक्वल टू क्यू बाई सी। अब यहाँ से करंट को लिख सकता हूँ मैं, क्या लिखूं करंट को, इसको भले ही आप एलसीएम वेलसीएम चाहो तो एलसीएम ले लो, ई सी माइनस आर सी डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्यू। यहाँ तक ठीक, देख लो। तो देयरफॉर डी क्यू होल अपॉन ई सी माइनस क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा डी टी अपॉन आर सी। चेक करो, यस सर। ठीक है, सिर्फ रीअरेंज कर दिया, कुछ ज्यादा इधर उधर को दिमाग नहीं लगाया, रीअरेंज कर दिया। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट। चाहो तो माइनस भी लगा सकते थे, इसको मैं माइनस कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे माइनस ना लगाना पड़े। तो क्यू माइनस ई सी कर दूंगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, मैथमेटिकली सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब किसी भी, चलो आप अब लिमिट्स लगानी है तो 0 से लेकर टी तक लगा देता हूँ टाइम की, तो और चार्ज इनिशियली 0 था, मान लिया क्यू। अब डिफरेंस समझ में आ गया। अगर मान लो कभी कैपेसिटर पहले से चार्ज हुआ तो क्या करेंगे, समझ में आ रहा है, लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट चेंज जाएगी, 0 की जगह जो चार्ज था पहले वो आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, सही है। तो 0 से क्यू, 0 से टी, इस तरह की इक्वेशन बना दी अपन ने। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो लॉग के अंदर जाएगा क्यू माइनस ई सी, 0 से क्यू
और यहाँ पर आ जाएगा -t/RC। और इसको आप जब लिमिट्स में डालोगे तो Q माइनस EC होल अपॉन माइनस EC इक्वल टू -t/RC, इस तरह का कुछ बन रहा है। तो Q माइनस EC अपॉन माइनस EC इज इक्वल टू e⁻ -t/RC। यहाँ तक ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो Q बन जाएगा EC 1 माइनस e⁻ -t/RC। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है नेचुरल, इसको याद करना है। करो कॉपी। सर इसमें तो इनिशियली तो चार्ज 0 था ना, तो मतलब अगर चार्ज कुछ होगा तो उसमें तो चेंज हो जाएगा एक्सप्रेशन। तभी डेरिवेशन बताया मैंने और समझाया भी कि अगर चार्ज स्टार्टिंग में कुछ दिया होगा तो फिर ये फाइनल रिजल्ट काम नहीं आएगा। लेकिन मोस्टली हर क्वेश्चन के अंदर कैपेसिटर अनचार्ज ही होगा। अच्छे सवाल अगर हुए कोई एडवांस लेवल के तकड़े वाले तो उसके अंदर इनिशियली कोई चार्ज देगा। कराऊंगा मैं बाद में उसको भी, लेकिन अभी तो इस पर ध्यान दो क्या हुआ है। और ये रिजल्ट याद रखना है क्योंकि इस रिजल्ट पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। कैपेसिटर पहले अनचार्ज था और किसी भी टाइम टी पर अब उस पर कितना चार्ज होगा वो अपन ने इस एक्सप्रेशन से निकाल लिया। आप खुद देख सकते हो, टी को 0 डालो, देखो चार्ज कितना आ रहा है। टी को 0 डालो, EC आएगा जीरो। सर, 0 आएगा। ऑब्वियसली टी को 0 डालोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 0 और अगर टी को इनफाइनाइट डालो, EC आएगा। जैसे टी को इनफाइनाइट डालोगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट का चार्ज EC होगा और वो स्टेडी स्टेट कब आ रही है, ये फॉर्मूले से समझ में आ रहा है ना, इनफाइनाइट स्टेज। इनफाइनाइट टाइम पे आ रही है। सही बात। ये आपको किसी भी टाइम टी पर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा वो बता रहा है। किसी भी टाइम टी पर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा वो ये बता रहा है। ठीक है, यहीं से आपको दिख रहा है एट या चार्ज इक्वल टू EC या जो अपन बोलते हैं Q मैक्स एट T इक्वल टू इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज तुम्हारा EC Q मैक्स के बराबर हो रहा है। इसका मतलब है इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फुल्ली मतलब एग्जैक्ट 100% जो बोलते हैं 100% चार्ज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये कभी फुल्ली चार्ज कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई चीज 99.99% चार्ज हो जाए तो क्या उसको अपन बोल लेंगे ना, हाँ भाई चार्ज ही है तू, शांति रख। सही बात है। तो इस बॉडी को या कैपेसिटर को 100% चार्ज करना, थियोरेटिकली 100% चार्ज करना इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या समझना है, वो अप्रोक्सीमेटली 99.99 जितना चार्ज हो चुका है और वो इनफ है। उसको ऑलमोस्ट अपन 100 बोल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं आगे बताऊंगा, इसको एक बार कॉपी तो करो। और करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सर्किट में करंट कितना होगा, I इक्वल टू dq/dt। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, EC अपॉन RC e⁻−t/RC। तो ये बन जाएगा E/R e⁻−t/RC। ये करंट का एक्सप्रेशन है। किसी भी टाइम t पर करंट कैसा होगा आपको दिख रहा है, E/R e⁻−t/RC। खुद देखो, t को 0 डालो, करंट कितना है E/R E/R, और t को इनफाइनाइट डालो, 0 स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट 0। प्रूव हो गया ना। जो अपन ने पहले पढ़ा उसको बस मैंने मैथमेटिकली बता दिया। देखो कि स्टेडी स्टेट पर करंट 0 आ रहा है, t इक्वल टू 0 पे करंट इनफैक्ट मैक्सिमम आ रहा है। तो करंट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों इक्वेशन से समझ में आ रहा है। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे चार्ज मैक्सिमम है और t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना है, 0 है। करंट के बारे में बात करूं तो t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे 0 है। तो करंट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा होगा और अपना जो चार्ज है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा होगा। समझ में आया बच्चों? कुछ पूछना है तो पूछो।
चलिए, चार्ज और करंट के बारे में आपने देखा, ग्राफ कैसा बनेगा? चार्ज वर्सेस टाइम। क्या t इक्वल टू 0 पे चार्ज तो 0 था? यस। और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे चार्ज कितना है? EC। और ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। सही है। ये जो EC वाला चार्ज है, इसको एसिम्टोट होगा, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। लेकिन आप देखो कि ग्राफ जो होता है ना एक्सपोनेंशियल है, ये इसका मतलब है बहुत तेजी से राइज तो करेगा। और जैसे आप देखो, मैं अगर टाइम बताऊं, t इक्वल टू टाओ। अब आप बोलोगे सर t इक्वल टू टाओ क्या है? बताता हूं आपको। यार टाओ को बोलते हैं RC, जो कि है टाइम कांस्टेंट। क्या है? टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट। टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट। आप मुझे बताओ t इक्वल टू टाओ पे चार्ज कितना हो जाएगा? E 1 अपॉन माइनस RE। 1 बाई E। चेक करो। यस सर, यही हो जाएगा। सही है। ऑलवेज रिमेंबर 1 बाई E का वैल्यू। E का वैल्यू पता है सबको? 2.7 होता है। 2.7 अपन मान के चलते हैं। 1 अपॉन E का जो वैल्यू होगा वो होता है 0.37। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है इस चैप्टर में। 0.37 होती है 1 बाई E की वैल्यू। तो ये कितना हो गया? 0.63 EC। कितना हो गया? 0.63 EC। मतलब एक टाइम कांस्टेंट में क्या मैं बोल सकता हूँ कि कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाएगा? यस सर। ठीक है ना? तो ये हो गया 0.63 EC। तो आप देखो एक ही टाइम कांस्टेंट में ये लगभग कितना हो गया? 63% चार्ज। 63% चार्ज। और इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट एंड सिर्फ नोट के लिए, एंड एट टाउ इक्वल टू या एट टाइम इक्वल टू 5 टाउ, मतलब 5 टाइम कांस्टेंट में अगर आप चार्ज निकालने बैठोगे वो अप्रोक्सीमेटली तो चार्ज निकालोगे वो अप्रोक्सीमेटली 0.99 EC आ जाएगा। समझ में आ गया? मतलब 5 टाइम कांस्टेंट पे तो लगभग ये 99% चार्ज हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेट। सर तो ये तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, सी का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है। एग्जैक्टली, तो बोल तो रहा हूँ आपको। लेकिन कंप्लीट चार्ज होना इम्पॉसिबल है ना, तभी तो इनफाइनाइट टाइम लगता है। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं ये तभी तो इतने दरिंदे ग्राफ होते हैं, क्योंकि राइज तेजी से कर गए, फिर प्लेटो मार गया। साला प्लेटो ऐसा मारा कि कभी टच ही नहीं कर रहा इसी को। पास तो बहुत जल्दी आ गया लेकिन कभी छू नहीं पाया। समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया ना। ये तो बहुत जल्दी समझ में आता है तुम्हें। टी इक्वल टू 5 टाओ, चार्ज इक्वल टू 0.99 EC। ये जो 0.99 EC आया ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेट आ चुका है। 5 टाइम कांस्टेंट बात तो अपन मान लेंगे लगभग स्टेडी स्टेट। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि यार अपने को कैपेसिटर को फुल चार्ज करना है। आप अब मान लो आप एक लेबोरेटरी में काम कर रहे हो और आपको बोला गया है कि यार बच्चे एक काम कर, कैपेसिटर को फुल चार्ज कर ले। तो क्या आप इनफाइनाइट टाइम तक बैठे रहोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या करोगे आप? 5 टाइम कांस्टेंट जितना टाइम दे दोगे और उसमें अगर वो 99% चार्ज हो गया तो अपन मान लेंगे लगभग ये फुल्ली चार्ज है और कैपेसिटर को डिटैच कर देंगे। हाँ या ना? करेक्ट? यस सर। यस तो सर। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अब इसको आप कैसे डील करते हो। आईआईटी ने तो नहीं, ओलंपियाड ने एक बार सवाल पूछा था इसी पे। ठीक है, और उसमें सवाल आएगा आपकी शीट में भी, शायद मैंने सवाल दे रखा है, ध्यान है मेरे को। तो शीट में है सवाल। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू 5 टाउ, चार्ज आपका 0.99 EC। आप ये इमेजिन मेंटली दिमाग बना लो। अगर मैं बोलता हूँ कि बताओ t इक्वल टू 10 टाउ, बताओ t इक्वल टू 10 टाउ पे कितना चार्ज है, तो क्या कॉमन सेंस बता दोगे ना? फुल चार्ज है बोल दोगे ना? क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ सर। क्योंकि 5T पे ही लगभग आ जाता है। हाँ, अब मैं बोलूंगी t इक्वल टू 10 टाउ पे बताओ कितना चार्ज है, तो बैठ के साला इस फॉर्मूले में डाल के निकालोगे और वो लगभग आएगा 0.993। तो बेवकूफों, इससे अच्छा डायरेक्ट लिख दो ना EC। सही है ना? तो ये चीज आपको अब खुद में डालनी है, समझ में आनी चाहिए कि यार कैपेसिटर लगभग फुल्ली चार्ज है, तो मैं क्यों जबरदस्ती उलझूं उसके साथ। सही है? तो t इक्वल टू 5 टाउ पे लगभग ये अपना कैपेसिटर फुल्ली चार्ज अपन अज्यूम कर लेते हैं, और तभी मैंने लिखा ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेट। और एक टाइम कांस्टेंट के अंदर क्या सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर है वो लगभग 63% चार्ज हो जाता है। ये सारा डेटा आपको याद होना चाहिए। सही बात। और सिमिलरली अगर मैं करंट की बात करूं, करंट का ग्राफ कैसा बनेगा? कॉपी करो यार इसको जल्दी।
सर डिस्कशन अगला दिन ही हो? नहीं कर लेंगे, इसके बाद क्लास थोड़ी है तुम्हारी। नहीं सर नहीं है। देखो करंट का ग्राफ, क्या करंट का ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल है लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट? तो t इक्वल टू 0 पे करंट था E/R और इनफाइनाइट टाइम पे 0 था, तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। और इसका भी कुछ हालत होगा t इक्वल टू टाउ पे, इसका क्या सीन होगा? 0.37 E/R आ जाएगा, सोच के देखो। यस सर आ जाएगा। क्योंकि 1/E का वैल्यू मैंने पहले ही बता दिया 0.37 होता है, याद रखना है वो, भूलना नहीं। तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की दुनिया इतनी है जहां पे कैपेसिटर के अंदर चार्ज तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, इसलिए उसको चार्जिंग सर्किट बोलते हैं, लेकिन करंट का वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है। ठीक है, तो कई बच्चा सोचते हैं कि सर करंट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो उसको चार्जिंग काहे बोलते हैं? चार्जिंग कैपेसिटर का हो रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चार्ज हो तो रही है कैपेसिटर और करंट की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करते हुए जीरो जा रही है। करंट जीरो होना जरूरी है स्टेडी स्टेट पे, लॉजिकल है। अगर करंट स्टेडी स्टेट पे जीरो नहीं हुआ तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो करंट का जीरो होना नेचुरल है, दिख रहा है, होना चाहिए। और ये टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट को आरसी बोलते हैं, ध्यान रहे। रेजिस्टेंस जैसे आपको पता है ओम में होता है, रेजिस्टेंस किस में होता है? ओम में। चलो मान लो कभी किलो ओम में हो गया, कैपेसिटेंस तो मोस्टली माइक्रोफेरेड में होता है। तो आप देख रहे हो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू लिटरली मिली सेकेंड्स में आ रही है, देख पा रहे हो? टाइम कांस्टेंट मिली सेकेंड्स में आ रहा है। तो 5 मिली सेकेंड मतलब 5 टाइम कांस्टेंट में, जैसे मान लो अगर मैंने रेजिस्टेंस ले लिया 1 किलो ओम और कैपेसिटेंस ले लिया 1 माइक्रोफेरेड, तो टाइम कांस्टेंट तो आपका कितना है? 1 मिली सेकेंड आ गया। तो क्या 5 मिली सेकेंड में तो लगभग कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है यार, 5 मिली सेकेंड देख रहे हो? और रेजिस्टेंस जबकि 1 किलो ओम है। 1 किलो ओम को छोटा रेजिस्टेंस नहीं होता, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। क्या स्टिल में 5 मिली सेकेंड में कैपेसिटर को लगभग फुल्ली चार्ज कर पाऊंगा? आई बात समझ? यस सर। तो ये आपको थोड़ा आइडिया रखना है कि यार किस डेटा की बात कर रहे हैं। और अब देखो, जो 5 मिली सेकेंड में कोई चीज 99% चार्ज हो जाती है, उसको 99% से 100% जाने में इस जंगली को इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर पूरा तो हो ही नहीं पा रहा। हाँ, तो ये स्टोरी है यार। मतलब आप देखो कि मतलब नेचर भी कैसा है, मतलब यार तो देखो ना, 99% तक तो 5 मिली सेकंड में निपट गया, और उसके बाद में जो लास्ट का 1% है उसको तरसा तरसा के जिंदगी, मतलब इनफैक्ट रुला रुला के चार्ज तब भी नहीं हो रहा, वो पूरा 100% का मार्क टच नहीं हो सकता थियोरेटिकली। ठीक है, चलिए, तो ये करंट और चार्ज की अपन ने बात की। इसके आगे लिखते हैं, हेडिंग डालो, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, सेकंड पार्ट इसका, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है? इस बार अपने पास एक पहले से ही चार्ज्ड कैपेसिटर बैठा होगा। क्या बैठा होगा? चार्ज कैपेसिटर। अपने पास एक पहले से चार्ज कैपेसिटर बैठा है, लेट्स से प्लस माइनस का, कैपेसिटेंस का C है, और एक रेजिस्टर है कैपिटल R। ठीक है, और अब मैंने इसको t इक्वल टू 0 पे, लेट्स से मैंने सर्किट को ऐसा समझ लो, कैपेसिटर को मैंने रेजिस्टर के साथ में जोड़ लिया। तो अब ये कैपेसिटर का जो चार्ज है, कॉमन सेंस लगाना, क्या ये कैपेसिटर का चार्ज कंटिन्यूसली डिक्रीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपने लॉजिक से बताओ, और क्यों होना चाहिए? हीट डिसिपेट हो रही है, ठीक है, हीट डिसिपेट हो रही है, तो क्या हीट डिसिपेशन में चार्ज उड़ जाता है क्या? चार्ज खत्म क्यों हो रहा है? सर क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो से हीट जनरेट हो रही है। मतलब क्या तुम्हें नहीं लगता कि चार्ज कंजर्वेशन तो हमेशा होता है? नहीं होता, चार्ज कंजर्वेशन तो हमेशा होता है। होता है सर। तो ये चार्ज गया कहाँ? सर रेजिस्टेंस उसको रोक के रखा है अपने पास शायद। रेजिस्टेंस रोक के रखा है? यस कैसे? सर। सर उसको रेजिस्टेंस रोक के रखा है तो भी सर्किट में चार्ज टोटल तो फिक्स होगा ना? यस सर।
चार्ज गया किधर? आपको पता है स्टेडी स्टेट पे नेगेटिव प्लेट पे चला गया ना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ मूर्खों, टू बिगिन विद कैपेसिटर पे टोटल चार्ज तो हमेशा जीरो था। यस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज तो हमेशा जीरो था, इसमें माइनस क्यू था, इसमें प्लस क्यू था। अब प्लस क्यू उठकर इधर चला गया, तो पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो, ये टोटल चार्ज तो हमेशा ही जीरो है ना। तो कई बार ऐसे वैसे ही बच्चों को वाइवा में मजे लेते हैं बच्चों के, वो बता रहा हूँ मैं, इस तरीके के सवाल आते हैं कि कैपेसिटी, आप जैसे बोल रहा हूँ डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, मतलब चार्ज का लॉस होना, है ना। वो वाइवा में पूछते कैसे, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, आप बोलोगे हाँ, बोले बच्चे बोलेंगे हाँ सर डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब है चार्ज खत्म हो रहा है, बोले हाँ। चार्ज खत्म कैसे हो रहा है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर रजिस्टर में से एनर्जी निकल रही है। एनर्जी निकल रही है इसका मतलब क्या, चार्ज उड़ गया। तो बच्चा वहां पे फंस जाएगा, सोचेगा भाई ये क्या हो गया। तो पॉइंट बीइंग, कैपेसिटर हमेशा ही न्यूट्रल एंटिटी है। कैपेसिटर हमेशा ही माइनस और प्लस में होता है ना, नेट चार्ज तो हमेशा जीरो होता है कैपेसिटर पे, और खाली चार्ज इधर से उधर भागते रहते हैं। ठीक है, तो अब चलो वापस, वो तो सब वाइवा वाली बातें साइड हो गई। चार्ज है इस तरीके से दे रखा t इक्वल टू जीरो पे। अब क्या, जैसे ही मैं t इक्वल टू जीरो पे इस कैपेसिटर को रजिस्टर से कनेक्ट करूंगा, इस सर्किट में करंट दौड़ना चाहिए। क्यों दौड़ना चाहिए? क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस एज ऑफ नाउ पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? Q बाई सी। नेचुरली अगर Q बाई सी का पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या रजिस्टर में करंट दौड़ना चाहिए? हाँ जी। हायर पोटेंशियल पे कौन सा है? नीचे वाला पॉइंट, तो क्या करंट दौड़ना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ डायग्राम। एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर डायग्राम कैसा बनेगा? किसी भी टाइम t पर डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। करंट दौड़ रहा होगा ऐसा, इस पर चार्ज होगा Q, प्लस माइनस, चार्ज डिक्रीज हो रहा होगा ना कंटिन्यूसली। पॉजिटिव प्लेट का चार्ज पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकल रहा है, सुनना, पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकल रहा है, तो क्या करंट की वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी होनी चाहिए? सोच के बताओ। यस सर, टाइम के साथ कम हो रहा है। एग्जैक्टली, टाइम के साथ चार्ज कम हो रहा है तो करंट विल बी माइनस डी क्यू बाई डी टी। ऊपर वाले सर्किट में देख लेंगे सब लोग, ऊपर वाले सर्किट में क्या हुआ था। क्या ऊपर वाले सर्किट में करंट की वजह से चार्ज वॉज इंक्रीजिंग? यस, चार्ज वॉज इंक्रीजिंग, इसलिए मैंने प्लस डी क्यू बाई डी टी लिखा था। क्या यहाँ पर करंट की वजह से कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज हो रहा है? यस, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट में से करंट बाहर आ रहा है। अगर पॉजिटिव प्लेट में से करंट बाहर आएगा तो क्या करंट को माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखना पड़ेगा? हाँ या ना? क्लियर एवरीवन? यस सर। अब लगा रहा यस हूँ मैं सर्किट में बच्चों, क्या लगा रहा हूँ? केवीएल। अगर मैं केवीएल लगाऊंगा, चालू कहीं से भी कर लो, लेट से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से आ जाऊंगा, क्या लिखूं? प्लस क्यू बाई सी। फिर यहाँ से आ जाऊंगा, माइनस आई आर इक्वल टू जीरो। केवीएल लगाने में अभी भी किसी को मौत आ रही है? केवीएल लगा पा नहीं रहे हैं सब सर, लोग? अब तो इजी हो गया। ठीक है, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करो। अगर कैपेसिटर में नेगेटिव से पॉजिटिव में जाओगे तो ऑब्वियस है प्लस में लिखोगे। अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया होता तो उस केस में माइनस क्यू बाई सी आता, और इधर से इधर जाते तो प्लस आई आर आता। कहानी एक ही है, बात एक ही है, इक्वेशन हमेशा सेम ही बनती है। कंडीशंस को ढंग से यूज करो। तो मैंने केवीएल लगाया, प्लस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, देयरफॉर क्यू बाई सी इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी, क्योंकि करंट की वैल्यू को मैंने माइनस डी क्यू बाई डी टी माना है, इंटू आर। तो यहाँ से क्या मिला बच्चों? माइनस डी टी अपॉन आर सी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू, लिमिट्स लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू, जीरो से लेके टी। आई थिंक सबको इजीली समझ में आ गया। माइनस टी अपॉन आर सी, लॉग के अंदर स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू, तो देयरफॉर स्मॉल क्यू की वैल्यू हो गई कैपिटल क्यू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। और ये एक्सप्रेशन देखिए खुद ही समझ में आ रहा है, देखो क्या चार्ज कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। यस यस सर। सर। टाइम इनफाइनाइट पे जीरो हो जाता इनफाइनाइट टाइम पे जीरो हो जा रहा है, बिल्कुल सही। और करंट का एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए? करंट यहाँ पे ध्यान रहे माइनस डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा Q बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। दो माइनस आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आपका एक्सप्रेशन है करंट का। एज यू कैन सी, डिस्चार्जिंग सर्किट में, बच्चे बने रहना, डिस्चार्जिंग सर्किट में चार्ज भी डिक्रीज हो रहा है विद टाइम, है ना, और करंट भी डिक्रीज हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करेक्ट। लेकिन चार्जिंग सर्किट में कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा था,
करंट तो मतलब ऐसा याद कर लो, करंट तो हमेशा डिक्रीज ही हो रहा है, देखो है ना। यस सर, करंट तो कम ही हो रहा करंट है। हमेशा दोनों ही केस में क्या करंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है? यस, करंट टाइम का डिक्रीज होगा तो ये तो बात खत्म हो गई, करंट की तो कहानी खत्म हो गई। दोनों ही केस में चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, करंट विल ऑलवेज डिक्रीज। अब बात आती है चार्जिंग की, तो चार्जिंग में चार्ज विल इंक्रीज, डिस्चार्जिंग में चार्ज विल डिक्रीज। आई थिंक इतना याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, याद रख सकते हैं सब लोग। यस सर, याद हो जाए। हेलो सर। बोलो। सर एक बात आपसे पूछना था सर, जैसे बोर्ड जा रहा था तो बोर्ड का प्रिपरेशन हम लोग का इंस्टीट्यूट ही करवाएगा या खुद से पढ़ना चालू करना पड़ेगा? आप लोगों से क्या प्रॉमिस हुआ है स्टार्टिंग में, कुछ बात हुई थी क्या? अब यार एक्चुअली बीच में आ गया ना यार, अभी मुझे आइडिया नहीं है कि आपके करिकुलम के अंदर अभी ऐड किया है नहीं किया है। वो जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा यार, अभी खुद से। लेकिन एनसीईआरटी खुद से तो पढ़ना चालू कर ही दो तो अच्छी चीज है ही, एनी डे। एलिन में एक दोस्त है सर मेरा, वो बोल रहे थे उसको वो लोग को बोर्ड का भी वो करवा रहे हैं सर क्लास। हाँ उधर, अब उधर क्या हो रहा है उससे यार, यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि सर डायरेक्टली पहले रेज्यूमे में भी तो होता था। सर यहाँ भी होता था। वो होता था इसलिए होता था क्योंकि बोर्ड्स का एग्जाम तुम्हारा कोर्स खत्म होने के बाद होता था, ठीक है। अभी कोर्स के बीच में घुस गया है बोर्ड्स, क्योंकि 6-6 महीने में हो रहे हैं ना इस बार तुम्हारे। यस सर। तो अभी पूरा प्लानिंग हर 3 महीने में तो प्लानिंग चेंज होती है यार, इतने चेंजेस हो रहे हैं इस बार। बाकी साला होता था एक प्लानिंग दे दी, उसको फॉलो कर रहे हैं आराम से, सब सही चल रहा है। अब हर 2 महीने में कुछ नया टोटका आ जाता है। देखो मैं, चलो आपकी बात फॉरवर्ड तो करूंगा कि बोर्ड्स का क्या सीन है। आपके बोर्ड चालू कब से हो रहे हैं? सर अभी डेट नहीं आया है, लेकिन 4-5 दिसंबर महीने में है, होने अब का है। ज्यादा टाइम का है। 4-5 महीने। ज्यादा टाइम क्या, दिसंबर में होने तो टाइम तो है ना भाई। ऐसे तो क्या है, ज्यादा टाइम का है सर, एडवांस में ऐसा बोल लेगा तू तो। ऐसा वो नहीं, लेकिन लिटरेचर और पी वो सब में तो सर पढ़ना पड़ेगा ना। पूछ रहा था सर, बस इसीलिए बस पूछ लिया। चलो मैं एक बार बात कर लूंगा यार कि तुम्हारा, क्योंकि पैरेलल ही चलेगा वो, है ना। शायद रिकॉर्ड लेक्चर्स के फॉर्म में होगा या कुछ ना कुछ तुम्हें बताया जाएगा कि कैसे पढ़ना है क्या करना है। एक बार कंफर्म कर लूंगा मैं। लास्ट ईयर मुझे ध्यान है कि बोर्ड्स के हुआ ही पहले नहीं ये सर। सब चीजें, मतलब बोर्ड्स का भी इन द सेंस के बच्चों को पढ़ाया गया तो था ही, लेकिन अब बोर्ड्स हुआ नहीं हुआ, वो लास्ट टाइम पे चेंज कैंसिल ही हो गया ये सब। इस बार 6 महीने वाला इसलिए कर रहे हैं ना ताकि कोरोना का नाटक ना रहे। अगर मान लो अगले बार वापस कोरोना का नाटक हुआ तो एटलीस्ट ये रिजल्ट तो है 6 महीने वाला, उसके बेसिस पे ये लोग एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे। काश हम लोग का भी कैंसिल हो जाता। यस सर, वही तो अच्छा है, कैंसिल ही हो जाएगा। कौन रटेगा बैठ के पी? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं अपन। अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार शीट ओपन करो कैपेसिटर की। सब सर बस सेक्शन सेक्शन बी ये में होगा तो ना। सर रेजोनेंस वाला भी है ना? क्या बेटा? सर सेक्शन बी में तो रेजिस्टेंस वाला भी है, तो उसके कई सवाल नहीं बन पाए हैं। यस सर, एक दो सर, जैसे आप स्विच का क्वेश्चन करवाया, स्विच का क्वेश्चन नहीं बना था। सर क्या पता आज बन जाए। हाँ हाँ, आज तो बन ही जाएगा, आज तो मैंने सब कुछ ही करा दिया। ठीक है, हाँ सेक्शन ए सर। तो कर लें भाई, सेक्शन ए तो यस सर, कर लें। हाँ तो सेक्शन ए तो सेक्शन ए पूरा ही तो कर बन ले। गया, हो गया सर। चलो सेक्शन ए ओपन कर लो एक बार। ये मेरा पिछली क्लास में डिस्कशन रह गया था क्योंकि अपना डीपीपी में काफी टाइम चला गया था। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए की बात कर लेते हैं पहले। तो सेक्शन ए में A1 A2 A3 ये तीनों बेहद आसान सवाल हैं। यस सर, हो गया। और जैसे पहला सवाल, इसमें भी कई लोग, जैसे देखो क्या है, दो लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, डिस्टेंस दे रखा है, इक्वल अपोजिट चार्ज ऑन देयर फेसिंग, इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड मिडवे बिटवीन, एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब बच्चों ढंग से सुनो, इस तरह के सवाल होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा है? दोनों प्लेट्स के बीच में। तो दो प्लेट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन रखा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? उसका चार्ज इनटू Q upon उस A जगह, सर। उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक जगह की फील्ड, यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड। मैंने क्लास में समझाया भी था, ठीक है। और अगर आपसे कभी पूछता है कि इस प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इस प्लेट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मत लिखना। जैसे कि आपका A3 वाला सवाल, मैंने A1 और A3 इन दोनों को आप कंपेयर करोगे ना तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि A1 के अंदर आपका आंसर जो आएगा वो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट से आएगा, और A3 के अंदर जो आंसर आएगा वो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से आएगा। यस सर। और इन दोनों में डिफरेंस बहुत, मैंने क्लास के अंदर भी समझाया था, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज को। आप इस बात को गौर करो कि आप किस पर फोर्स निकाल रहे हो यार। अगर मैं 2 चार्ज ले रहा हूँ
Q और माइनस Q है ना, और मैं बोलूँ बताओ इस पर कितना फोर्स लग रहा है, अबे तो इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना काम आती है उसमें, यस अपन सर, सिर्फ सामने देखते हैं कि वाला इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और उसका 4 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर वही Q है, इधर माइनस Q है मान लो, और इधर मैं कोई इलेक्ट्रॉन रख दूं, अब मैं बोलूं बताओ इस पे कितना फोर्स है, तो नेचुरल है, बाकी दोनों की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय इसका चार्ज, है कि नहीं? तो ये डिफरेंस समझ में आएगा तो A1 A2 A3 आसानी से मान चलो। A2 में किसी को डाउट? ओ सर। नो सर, ऐसा हो सवाल गया। भी शायद मैंने क्लास में करा रखा यस सर, हो गया। है। चलिए तो A1 A2 A3 तो सिंपल हो गए। अब A4 में शायद डाउट हो सकता है किसी को, डाउट है यस A4? हो गया हो सर। गया यस सर। सर, डाउट है। देखो वापस बोल रहा हूँ, जिसका हो गया शांत रहे, शांत रहे, जिसका हो गया शांत रहो। A4 में डाउट है ना कुछ बच्चों को? ठीक है, A4 देखते हैं। इसमें क्या बोला है, लैंग्वेज को थोड़ा पढ़ो ढंग से, काफी ज्यादा लैंग्वेज है इसके अंदर। लोअर प्लेट जो है वो रिजिड रॉड से सपोर्टेड है, ठीक है, और अपर प्लेट जो है सस्पेंडेड है, एंड ऑफ अ बैलेंस है। जो अपर वाला है वो सस्पेंडेड है। द टू प्लेट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ थिन वायर एंड सब्सिक्वेंटली डिस्कनेक्टेड एंड द बैलेंस इज देन काउंटर पॉइज्ड। ये सब लैंग्वेज को पढ़कर लगता है सर ये क्या पागल जैसा पूछे, क्या पूछ रहा है। Now a voltage is applied between these two plates. The distance between plates is this and area this. Then find out the additional mass placed to maintain balance. अब मेरी बात समझाओ, जब मैंने इस पर एक्सटर्नल कोई वोल्टेज नहीं लगाया था, जब एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया था, तो क्या इस प्लेट का मास इस पर्टिकुलर मास से बैलेंस हो रहा था? यस सर। देख के सोच के देखो, जब मैंने इन दोनों प्लेट्स को चार्ज नहीं किया बेटा, इस प्लेट को और इस प्लेट को चार्ज अभी फिलहाल नहीं किया, तो क्या इस प्लेट, आप सिर्फ ऊपर वाले का एफबीडी बनाओ, सिर्फ इतने वाले टुकड़े का एफबीडी बनाओगे, तो नेचुरल है यहाँ पे इसका कुछ अगर mg लग रहा होगा और इसका भी mg लग रहा होगा, दोनों आपस में बैलेंस है यार कुल मिला के, हाँ या ना? जब चार्ज नहीं था, अब क्या कर दिया, इस पे चार्ज कर दिया, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लेट से मैंने कुछ लगा दिया, तो क्या आप ये समझ पाते हो कि इस बार अपर वाली प्लेट पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा नीचे की तरफ? कौन सा फोर्स लगेगा? Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q। यस सर, यही होगा। यस सर। ये एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा ना। अगर मैंने इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज लगा दिया, लेट्स से V, तो इस बात को महसूस करो कि अब इस पर पहले चार्ज था ही नहीं, अब इस पे चार्ज आ गया, लेट्स से प्लस Q है, इस पर माइनस Q है, तो क्या इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा ना नीचे की तरफ? नीचे वाली प्लेट इसको खींचेगी अपनी तरफ, कितना खींचेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। और ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा, क्या उसके चक्कर में यहाँ पर आपको प्लस डेल्टा एम नहीं करना पड़ेगा यस सर, करना बैलेंस करने के लिए? तो इसको डेल्टा एम यस जी से इक्वेट कर दो क्वेश्चन में। यस सर, इससे हो गया। देखो अब आप बोलो सर आपने तो चार्ज में लिखा है, यहाँ पे तो वोल्टेज दे रखा है। अरे पगलों, तो CV अगर कर आपको, देंगे। हाँ तो आप चाहो तो चार्ज को Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट है, तो क्या अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना? चार्ज किसके बराबर है? CV के बराबर है। और C एप्सिलॉन नॉट बाय D। C दे रखा है आपको सारा, तो कर सकते हो इस तरीके से आसानी से। यस सर, बन जा रहा है। बच्चों बताओ, जिसको नहीं समझ में आया था, जिसका क्वेश्चन नहीं हुआ था, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, क्या अब कर पाओगे? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो हिंट काफी होता है एक्सरसाइज 1 के लिए, तो इसमें क्या एक एक चीज में बताऊं, हिंट से कर लो तो ही सेंस है, रटोगे थोड़ी। A5 की बात करते हैं, चलो। A5 में परेशानी किसी को शायद हो हो सकती गया है। सर, क्लास नोट्स का थे। A5 में कोई परेशान? सर BC वाला नहीं है क्या बेटा? सर, सेक्शन B सेक्शन C सर नेक्स्ट क्लास में करिएगा, सही हाँ। बात ट्राई करने दीजिए। सर हाँ नहीं कर A5 रहा का हूँ भाई, सेकंड, मैंने बोल तो दिया, मैं सेक्शन यही कर रहा हूँ। हाँ A5 सर में बता। A5 का सेकंड वाले में सर हम्म, उसका V में थोड़ा प्रॉब्लम आई, जब मैं इसे DX मानेंगे ना, DX डिस्टेंस पे जाके। क्यों भाई, तू तो सीधे ऐसे ही कर लेना, तो ये क्या कर रहा है सब? क्वेश्चन में क्या पूछा है, चलो देखो। Each plate of a capacitor has an area, ठीक है। What amount of work has to be performed by the external agent to slowly increase distance between the plates from x1 to x2 if? क्वेश्चन में एक तो पहला सबसे अच्छा वर्ड लिखा है स्लोली। स्लोली का मतलब हो गया कि हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, बात समझ लेना। स्लोली वर्ड हो गया, इसका मतलब है कोई भी गंदगी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कोई फास्ट प्रोसेस नहीं हो रहा। अगर फास्ट प्रोसेस नहीं हो रहा तो हीट कभी जनरेट नहीं होती, पहली बात। अब तुझे सेकंड पार्ट में डाउट आ रहा है, तो सेकंड पार्ट देख ले क्या करना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय बैटरी प्लस UI इक्वल टू UF। खेल लेना, नहीं खेल पा रहा है क्या?
सर मैंने इससे तो किया नहीं था, मैंने dx इंटीग्रेट करके किया अरे था। नहीं करना है ये इंटीग्रेट क्यों करना है भाई, इतना अच्छा तरीका मैंने बता रखा है तब भी तुम्हें उलझना है। ये डिस्टेंस है तुम्हारा x किसी भी टाइम पे, ठीक है, मुझे पता है इंटीग्रेट भी कर लेते हैं लोग, लेकिन क्यों करना है यार, इतना आसान तरीका मैंने बता रखा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, परेशानी नहीं, कुछ नहीं। वोल्टेज v है, अब ये x को आप x1 टू x2 इंक्रीज कर रहे हो, करेक्ट, एरिया तो इसका ऐसे रहने ही वाला है, सही है। तो आप मुझे बताओ इसका पहले कैपेसिटेंस x1 से x2 गया, इसका मतलब है कैपेसिटेंस C1 से C2 हो गया, यस सर। समझ पाते हो, सही है। तो अगर C1 से C2 हो गया और C1 का वैल्यू कितना, लेट्स से a एप्सिलॉन नॉट बाई x1, बने रहना, C2 का वैल्यू कितना, a एप्सिलॉन नॉट बाई x2, यहाँ तक जिंदा हो। Yes, अगर sir. आपने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब कैपेसिटेंस डिक्रीज कर दिया, अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज कर दिया इसका मतलब है इस पर जो चार्ज आएगा वो डिक्रीज हो गया, हाँ या ना। अरे ऐसे देखो, यस सर। पहले Yes, इस sir. पे C1V चार्ज था, C1V था, और क्या ये C1V C2V में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अगर C2V में कन्वर्ट हो गया और आपको पता है कि C2V की वैल्यू छोटी है ना C1V से नेचुरली, इसका मतलब क्या, यहाँ से यहाँ चार्ज चला गया होगा, कितना चार्ज गया होगा, डेल्टा क्यू कितना फ्लो कर गया होगा, इन दोनों का डिफरेंस हाफ v स्क्वायर c2 माइनस c1। C1V माइनस C2V, इतना चार्ज दौड़ गया होगा सर्किट में, देख लो, सोच लो, Yes, sir. खत्म हो गया ना भाई, अब क्या बचा। तुझे UI पता है, तुझे UF पता है, तुझे वर्क डन बाय बैटरी पता है, खेल रहे। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, क्या बैटरी नेगेटिव वर्क कर रही है पॉजिटिव वर्क कर रही है, देख के बताओ, कम ऑन, देख के बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा वर्क कर रही है, नेगेटिव वर्क कर रही है। C1V माइनस C2V इज और क्या क्या था, UI कितना था, चार्ज पता ही है आपको, C1V का होल स्क्वायर, या सीधा ही लिख लो ना, हाफ C1V स्क्वायर, और बाद में कितना होगा, हाफ C2V स्क्वायर, खत्म। हमेशा आप खुद सोचो, एनर्जी कंजर्वेशन अच्छा लगता है तुम्हें कि इंटीग्रेशन अच्छा लगता है बे, फिजिक्स कैसे करना चाहते हो। एनर्जी energy सर, conservation. एनर्जी और मोमेंटम एनर्जी भाई, कंजर्वेशन। हमेशा फिजिक्स को यूज करो, मैथ्स के पीछे क्यों भागते हो। अगर कोई चीज फिजिक्स से हो सकती है और वो भी आसानी से, आपको मैंने सीधा एनर्जी कंजर्वेशन का एक्सप्रेशन बता रखा है, कौन कौन वर्क करने वाला है, एक्सटर्नल एजेंट, बैटरी, इनिशियली कुछ एनर्जी है, फाइनल कुछ एनर्जी है, और हीट रिलीज नहीं होगी क्योंकि वर्ड स्लोली लिखा हुआ है, काम खत्म। पहले कितना चार्ज था C1V, बाद में कितना चार्ज होगा C2V, क्योंकि वोल्टेज फिक्स है, तो कितना चार्ज सर्किट में फ्लो कर गया, और नेचुरली C1V की वैल्यू C2V से बड़ी है, तो चार्ज डिक्रीज हुआ होगा, इसका मतलब है वोल्टेज बैटरी ने नेगेटिव वर्क किया होगा, हो गया काम, क्लियर। Yes, sir. सर पहले वाले में सर बैटरी वोटरी का वर्क नहीं है ना सर? हाँ, पहले में तो आएगा ही नहीं बैटरी का वर्क, तो पहले वाले में तो आंसर ऐसे ही आ गया होगा। बताओ एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में बताओ, A1 A2 A3 A2 बता दीजिए। A2, अरे वही है ये जो तुम्हें लिखा हुआ है, तुम्हें दिख रहा है क्या चीज लिखी है, ये लिखा है Q1/R1 इज नॉट इक्वल टू अच्छा Q2/R2, अच्छा, हाँ सर। ये और कुछ नहीं है, ये तुम्हें बता रहा है कि पोटेंशियल 1 इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल 2, तो चार्ज नेचुरल है, flow करेगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है तभी ना चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज अगर फ्लो करेगा तो नेचुरल है कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज होगी, सही बात है। चार्ज कब फ्लो करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, अगर साला Q1/R1 और Q2/R2 की वैल्यू सेम हो गई तो चार्ज दौड़ेगा ही नहीं ना, नो सर, पोटेंशियल सेम। हाँ चार्ज दौड़ेगा ही नहीं, तो फिर एनर्जी डिक्रीज काहे को होगी, तो बस यही है। और बताओ, सर A4 का 3 A4 में डाउट आ रहा है, A4 के सभी पार्ट में डाउट है, सर नहीं, 3 नंबर। C नंबर में डाउट है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा C को सॉल्व करने के लिए भी। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज अप टू अ पोटेंशियल दिस, एरिया ऑफ द प्लेट्स दे रखा है, स्पेसिंग दे रखी है, और चार्ज कर रखा है उसको, ओके, इफ द प्लेट्स आर मूव्ड अपार्ट टू अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर विदाउट डिस्कनेक्टिंग द पावर सोर्स, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया ऊपर वाला सवाल,
जो भी अपन ने जस्ट, चलो ठीक है, एनीवेज, इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द पावर सोर्स देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज, अरे देसी, मुझे एक बात बता, पावर सोर्स पहले लगा रखा था, तो मुझे बता Yes. इस पैरेलल प्लेट पे कितना कितना चार्ज था, निकाल सकता है? प्लस माइनस क्यू, क्यू कितना था, निकाल सकता है? Yes, sir. जब मैंने कनेक्ट कर रखा था तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब कनेक्ट कर रखा था तो मुझे पता है क्यू का वैल्यू कितना था, सीवी था, सही बात Yes. आया ना? हाँ सर, जब हाँ, कनेक्ट कर सीवी। ठीक है, और अब मैंने क्या कर दिया, और इसके बाद में मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दूंगा, स्टिल चार्ज तो कैपिटल क्यू रहेगा ही रहेगा, Yes, sir. सही है। अगर चार्ज कैपिटल क्यू ही रहेगा तो मुझे बता इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड किसके करस्पॉन्डिंग आएगी, जो ओरिजिनल चार्ज था उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगी। Okay, sir. Okay. मतलब तुम कहानी, ये बहुत, इसके सवाल बहुत अच्छे हैं, एक के बाद जो चीज चल रही है ना, कि आपको वो समझा देगा कि भाई कनेक्ट करने पर क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट करने पर क्या हो रहा है। वापस समझा रहा हूँ, डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने एक ऐसे सोचो, अगर एक कैपेसिटर है, ठीक है, कहाँ गया, अगर एक कैपेसिटर है जिसपे चार्ज है Q, इस पर प्लस, इस पर माइनस Q, अब मैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना ही बढ़ा दूं यार, x इंक्रीज कर दूं, डिक्रीज कर दूं, मुझे बताओ क्या इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को फर्क पड़ता है? No, sir. एग्जैक्टली इस बात पे ध्यान दो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कब चेंज होगी, जब चार्ज चेंज होगा। अब अगर साला चार्ज ही कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड काहे चेंज होगी, डिस्टेंस चेंज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. तो वैल्यू निकाल के चेक कर लेना अब। इसके बाद A5 A6 ये सब तो मैंने करा ही दिए थे, हो गया सर ये तो अपना क्लास में करा दिए थे मैंने ये। सर। सही है, डन। यस सर। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बच्चों, बाय बाय।